वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है निटर एएसओ के लिए और एनआईटी जालंधर में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए, उनका एग्ज़ाम भी 28 फेब को शेड्यूल्ड है। 22 फेब को आप देखोगे निटर एएसओ का चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है जो शेड्यूल्ड है। तो दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही ये क्लास बनाई गई है। लेकिन जितने भी बच्चे अपकमिंग एम्स सीआरई के लिए पढ़ना चाहते हैं, एनआईटी आईआईटी के लिए पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी, उनके लिए ये क्लास माइलस्टोन साबित होगी अगर उन्होंने प्रिपरेशन की हुई है। नहीं भी की है आपने प्रिपरेशन, अगर स्टार्टिंग फेज में है तो भी आप क्लास को देखोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कोर्स आपने ज्वाइन करना है तो आप सीआरई की प्रिपरेशन करनी हो, आईआईटी एनआईटी की करनी हो, एसजीपीजीआई की करनी हो या किसी और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की करनी हो जिसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, ऑफिस प्रोसीजर्स, सर्विस रेगुलेशंस, सीसीएस रूल्स जिसके अंदर आते हैं, साथ के साथ एकेडमिक रूल्स जिसके अंदर आपका यूजीसी, एनआईटी एक्ट, एआईसीटी एक्ट के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे और आज के जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे मैराथन क्लास के अंदर, वो हम आरटीआई से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? आरटीआई से। तो सबसे इजी सवाल आता है, आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है वो कब का बना हुआ है? 2005 का बना हुआ है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने बताना है राइट टू इंफॉर्मेशन में किसको राइट है। भाई राइट टू इंफॉर्मेशन तो ये है, लेकिन इस राइट टू इंफॉर्मेशन में राइट है किसको, ये भी सवाल है। तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन में जो राइट है वो हर एक भारतीय नागरिक को है। दैट इज ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मींस राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका जवाब क्या होगा? ऑल सिटीजन टू इंडिया। और सारे के सारे भारतीय नागरिक हैं, उनको राइट दिया गया है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर अपनी इंफॉर्मेशन सॉर्ट करा सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी बात एक ये आती है कि ये चीज कहाँ पे पॉसिबल होती है? डेमोक्रेसी में पॉसिबल होती है। और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कौन करता है? डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ये एक बेसिक फंडामेंटल है बात। तो आरटीआई का बेसिकली आपको पता है, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है फुल फॉर्म से। तो फुल फॉर्म में पूछा जाता है तो इसको बोलेंगे हम राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा ये? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। चल, बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपके। अब इसके अंदर बात आती है कि आरटीआई एक्ट के परव्यू में कौन सा स्टेट नहीं आता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आरटीआई के परव्यू में कौन सा स्टेट नहीं आता, एग्जेम्प्टेड स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द इंडिया आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। आपको पता है आरटीआई के अंदर क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी इंफॉर्मेशन, ये गलत हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ऐसे ही होते हैं आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सवाल बेसिकली यही है इन दोनों से जुड़ा हुआ कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाता है अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटेड बाय, तो ये क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सीआईसी बच्चों चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है? तो एग्जैक्टली इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये सेंट्रल होता है। सेंट्रल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो अपॉइंटमेंट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। इंफॉर्मेशन की बात अगर करते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप इसके अंदर मांग सकते हो? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अंदर बच्चों देखो क्या है, इंफॉर्मेशन के अंदर ईमेल्स भी होते हैं, इंफॉर्मेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इंफॉर्मेशन के अंदर प्रेस रिलीज भी होता है, इंफॉर्मेशन के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी होता है। तो एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेस रिलीज है ये इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये होगा बटन और इस पे आपने क्लिक करना है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज होती है, पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी को कौन कंस्टिट्यूट करता है? पब्लिक अथॉरिटी, तो पब्लिक अथॉरिटी का सवाल आएगा, टू टाइप्स की होती हैं, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी और स्टेट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, कितने तरह की होती हैं? सेंट्रल और स्टेट, दो तरह की पब्लिक अथॉरिटीज हैं जो देखने को मिलती है। अब एक सवाल आता है जो इससे संबंधित पूछा जाएगा, नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, ये सवाल बनता है। अपॉइंटेड बाय, तो कौन अपॉइंट करता है, इस चीज का जवाब आपको देना होगा। इसका आंसर निकलेगा आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब बच्चों को देख के लगेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी तो नहीं होता सर नोडल ऑफिसर, तो इसका मतलब है कि इस रैंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट ब्लो द रैंक ऑफ, नॉट ब्लो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी से ब्लो रैंक का ऑफिसर, नोडल ऑफिसर नहीं अपॉइंट हो सकता। ठीक है, चल स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होता है और स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? अभी देख, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक चीज बताई थी सीआईसी, उसको करेक्शन हम दोबारा कर देते हैं, हमने फर्स्ट टाइम ठीक बोला था। ये जो है ये सेंट्रल नहीं है, ये चीफ ही है। ठीक है, तो इस पे डेफिनेटली कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कमेंट कर दी होगी। अब ये रब तो शायद होगा नहीं, इसको ऐसे ही कट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे चीफ। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ऐसे ही आपको स्टेट का बताना है, तो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसको अपॉइंट कौन करता है? सवाल यहां पे ये जुड़ा है कि उसको अपॉइंट कौन करता है। तो बच्चों उनको अपॉइंट करता है गवर्नर। गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट, स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एंड स्टेट
इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। एक सवाल आता है कि प्रोक्योरमेंट की लिमिट कितनी होती है पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है, जिसको वो डिस्पोज तो एक तरह से बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 4 है आरटीआई के एक्ट का, उसमें डिस्क्लोजर का पूछा गया है कि अगर आप ई प्रोक्योरमेंट करते हो तो ई प्रोक्योरमेंट का डिस्क्लोजर कितने तक आप दे सकते हो। ई प्रोक्योरमेंट डिस्क्लोजर, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट डिस्क्लोजर का बताइए आप लिमिट कितनी होती है पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा। तो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा लिमिट का सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो इसके अंदर क्या आंसर आपका निकल के आएगा, 10 लाख रुपए निकल के आएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, 10 लाख रुपीज। इसका आंसर होगा आपका 10 लाख रुपीज। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम लिमिट बतानी है इंफॉर्मेशन आपसे, ये हमारा पूछा गया सवाल है एमसीआरई के अंदर भी और पहले भी पूछा गया है कि टाइम लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन किस केस में, जब किसी की लिबर्टी से जुड़ा सवाल हो, लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, लिबर्टी ऑफ अ पर्सन और लाइफ का अगर सवाल होता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन 48 घंटे के दौरान दी जानी चाहिए। ठीक है, ये सवाल होता है 48 घंटे के अंदर अंदर, तो विद इन लिखेंगे हम यहाँ पे, विद इन 48 आवर्स। ये लिमिट है जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, पेमेंट है वो आप किस फॉर्म में करा सकते हो, आप आपको पता है ऑनलाइन आरटीआई का एप्लीकेशन जो है कर सकते हो आप। तो एप्लीकेशन की फ़ी कितनी होती है, एप्लीकेशन फ़ी सबसे इजी क्वेश्चन है, 10 रुपीज़ होती है। आपको पता है ऑनलाइन भी आप सबमिट करा सकते हो इस फ़ी को और ऑफलाइन भी आप सबमिट कर सकते हो। आरटीआई एक्ट आया कब, ये क्वेश्चन तो हमने आपसे पूछा ही नहीं। आरटीआई एक्ट आप बताओगे कब से जो है एप्लीकेबल है, यहाँ पे लिखेंगे हम केम इनटू फोर्स, बताइए कब से है। तो इसका आंसर होगा आपका 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 से ये केम इनटू फोर्स हो गया था, एप्लीकेबल था। ठीक है, अब कौन सी चीज है जो आरटीआई के परव्यू में नहीं आती, आरटीआई के परव्यू के अंदर नहीं आती, नॉट इंक्लूडेड, तो इसका आंसर होगा नोटिंग। जो नोटिंग्स होती हैं, जो आपके पास चिट्ठी मिलेगी, आपको ऑर्डर मिलेगा, आपको मेमोरेंडम मिलेगा, उसके नोटिंग है जो वो परव्यू के अंदर नहीं आती। ठीक है, नोटिंग है वो उस परव्यू के अंदर नहीं आती है। किस परव्यू में नहीं आती, इंफॉर्मेशन के परव्यू में नहीं आती। चलो, अगर कोई मान लो मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तो वो भी देना होता है, वो भी इस परव्यू के अंदर आपका आ जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, टाइम लिमिट कितनी होती है आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन देने की, बड़ा इजी है। टाइम लिमिट अंडर आरटीआई आपको पता है 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप फर्स्ट अपील है जो कर सकते हैं। और ये हमने बता ही दिया आपको, लाइफ और लिबर्टी का सवाल होता है तो 48 घंटे के अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अब ये 30 दिन की हमने लिखी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई आपने टाइम लिमिट बतानी है जिसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपने किसी से इन्फॉर्मेशन मांगी और उन्होंने किसी और से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उनको 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, दैट इज 40 डेज। तो 10 दिन का टाइम है जो एक्स्ट्रा है उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
चलो बच्चों, फर्स्ट अपील का क्या है? फर्स्ट अपील आप कब कर सकते हो? फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कब कर सकते हो आप? तो ये है 30 दिन का टाइम होता है। इसका भी कितने दिन का टाइम होता है? 30 डेज का टाइम होता है आपका। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है। तो आरटीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए लाया गया? मेन, तो आरटीआई का जो आप मेन देखोगे, आरटीआई किसको प्रमोट करती है? आरटीआई प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी को। किसको करती है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने का काम होता है आरटीआई का। तो देखो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आरटीआई के हमने आपको बताए। ठीक है। सवाल तो हमें आपको अभी और भी करवाने हैं आरटीआई के, लेकिन अब ये मैराथन क्लास है, एक ही कॉन्सेप्ट पे नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको रिवाइज कराते हैं, रिवीजन कराते हैं। चलो, तो सीसीए रूल्स में सीसीए, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये आए 1965 के अंदर। ठीक है, कब आए? 1965 के अंदर। इसके अंदर सीसीए की फुल फॉर्म बड़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। क्या होती है सीसीए की फुल फॉर्म? क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। इसमें जो सबसे ज्यादा बात की जाती है वो डिसिप्लिन रूल की बात की जाती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात की जाती है, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की जाती है। तो इसके अंदर पेनल्टीज भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो एक मेजर रूल होता है इसके अंदर पेनल्टी का। पेनल्टी का जब भी आपके पेपर में सवाल आएगा तो दो के अंदर से ही आएगा, माइनर पेनल्टी और एक मेजर पेनल्टी। ठीक है, माइनर पेनल्टी में सुन लो आप, लिखने में टाइम लगेगा, क्लासें आपने पहले देखी हैं, बस एक रिवीजन टाइम है मैराथन के टाइम पे। माइनर के अंदर आती है सबसे जो इजी है वो सेंसर आती है। ठीक है, माइनर के अंदर सेंसर। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि किसी का इंक्रीमेंट रोक लो, बेसिकली फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को होल्ड कर लो, माइनर पेनल्टी में आता है। ठीक है, या उसकी प्रमोशन को रोक लो, इंक्रीमेंट रोकना, प्रमोशन रोकना, या कुछ रिकवरी करना, कोई जो लॉस हुआ है उनकी वजह से उसकी रिकवरी करना, या उनको कुछ टाइम के लिए वन स्टेज आप डाउन कर दो उनका स्केल, टाइम स्केल। ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं करना, और उसका कोई पेंशन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखना है आपने, पेंशन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो माइनर पेनल्टी में जो भी रिडक्शन टू लोअर स्टेज आएगा, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, इसका मतलब क्या होगा? पेंशन, यहां पे लिख देते हैं नो पेंशन इफेक्ट, बस उसका पेंशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। मेजर के अंदर सबसे पहले आपने यही याद रखना है, रिडक्शन टू लोअर स्केल, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पेंशन पर होगा। ठीक है, पेंशन इफेक्ट, पेंशन पर इफेक्ट लिख दिया हमने, अफेक्ट कह सकते हैं, जो पेंशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, पेंशन को क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा पेंशन को, इस तरह से हम याद रखेंगे। बाकी कंपलसरी रिटायरमेंट है, डिसमिसल है, रिमूवल है। ठीक है, कंपलसरी रिटायरमेंट है, रिमूवल है, डिसमिसल है, किसके अंदर है? मेजर पेनल्टी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये ही बेसिक चीजें हैं। चलो, और माइनर पेनल्टी में पूछा जाएगा इंक्रीमेंट को कितने साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते? 3 साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, 3 साल से ज्यादा होल्ड
नहीं कर सकते। चलो बच्चों, अब इनके पेनल्टीज के टाइम पूछे जाते हैं, प्रोसीजर पूछे जाते हैं। तो देखो प्रोसीजर सिंपल सा है। कुछ भी पेनल्टी अगर लगी है, कोई भी मिसकंडक्ट हुआ है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बताया जाता है। फिर उनसे रिटर्न में कुछ मांगा जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना डिफेंस कर सके। जब उनका डिफेंस आ जाता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो उसके रीजनिंग के हिसाब से, जो उनका रीजन बताया है उन्होंने, उसके हिसाब से ओपिनियन लेती है कि इंक्वायरी नेसेसरी है या नहीं है। अगर इंक्वायरी मैंडेटरी है तो पनिशमेंट का प्रपोजल होता है, यानी कि माइनर पेनल्टी का। ठीक है। चलो, प्रोसीजर फॉर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी का अगर आपसे पूछा जाए, रूल नंबर 16 के अंदर आता है मेजर पेनल्टी। तो आपने पढ़ना है रूल नंबर 16 इसका। ठीक है, मेजर पेनल्टी के प्रोसीजर के बारे में। अगर, हाँ, एक सवाल और आता है, अगर एम्प्लॉय की हो जाती है डेथ। ठीक है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किस केस में? जब उस पर प्रोसीडिंग्स चल रही हो, जब उसके कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, तब क्या होगा भाई? ठीक है, तब क्या होगा? तब जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो सारी की सारी ड्रॉप्ड हो जाएंगी। इतना आपने पढ़ना है, फिर प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। ये बात आपने याद रखनी है। सबसे जो अच्छा टॉपिक है इसके अंदर पूछने वाला, उसके अंदर सस्पेंशन से सवाल आते हैं। और देखो, पिछली मैराथन क्लास हमारी भूलना मत आप लोग। आपको लगेगा शायद इतनी मैराथन क्लास हमने नेटर एएसओ के लिए नहीं ली है जितनी आपको चाहिए, लेकिन आप देखोगे ऑलरेडी भी तो मैराथन क्लासेस अवेलेबल है, तो कोई डेटा चेंज नहीं हुआ है। अब कुछ बच्चे हैं जो 2-3 साल पहली वीडियोस देखते हैं हमारी नेटर की, उसमें देखो कोई गारंटी नहीं है डाटा चेंज हुआ या नहीं हुआ। 2 साल पहले वो सफिशिएंट था, कोई गलत नहीं था उसमें। आज की डेट में हो सकता है कुछ अमेंड हुआ हो। ठीक है बच्चों, चलो, सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन का आपको पता है, रूल पूछा जाता है, रूल 10 के अंदर आ जाता है आपका सस्पेंशन। किसके अंदर आ जाता है सस्पेंशन? रूल 10 के अंदर आ जाता है। ठीक है। फंडामेंटल रूल्स में अगर डील करेंगे तो फंडामेंटल रूल्स में कहाँ पे बताया जाता है इसके बारे में? 53 में बताया जाता है, 54 में बताया जाता है, 55 में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? इसके प्रोविजंस के बारे में, इसके जो क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है। सस्पेंशन कोई एक पेनल्टी है? इट इज नॉट अ पेनल्टी। आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये पेनल्टी नहीं है। सस्पेंशन क्या है? पेनल्टी नहीं है। ये रिसोर्टेड हो सकती है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंशन के अंदर डाला जाता है तो वो अपनी सर्विस नहीं खोएगा। इवन उसको लगभग लगभग 50% है जो एक अलाउंस दिया जाता है सस्पेंशन के टाइम पे। ठीक है, और कमेंट करके बताना है उस अलाउंस को क्या बोलते हैं। सस्पेंशन के टाइम पे सैलरी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन उससे क्या है, सोसाइटी में एक स्टिग्मा है उसके, जो माथे पे लग जाता है, कलंक लग जाता है एक, कि एम्प्लॉय सस्पेंड हुआ है इस वजह से। ठीक है, इसीलिए जब किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन पे डाला जाता है तो ऐसे ही नहीं डाला जाता, केयरफुली कंसिडरेशंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं। अब एम्प्लॉय को सस्पेंशन पे कब कब डाला जा सकता है?
प्रोसीडिंग्स के टाइम पे डाला जाता है, जब उसके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही हो तो उसको सस्पेंशन पे डाल दो आप, ठीक है। या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से जुड़ा मसला हो कोई ऐसा, तो उसको सस्पेंशन पे डालो, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। या कोई क्रिमिनल ऑफेंस है जो उसके खिलाफ पाया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, आपने इस हिसाब से टिक कर देना, ठीक है बच्चों। बाकी तो सस्पेंशन का आपको पता है, करप्शन में कोई मिल जाए, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी में मिल जाए, सीरियस नेग्लिजेंसी में ड्यूटी में मिल जाए, डिजर्शन ऑफ ड्यूटी में मिल जाए, रिफ्यूजल में मिल जाए, ठीक है, सुपीरियर्स के ऑर्डर को रिफ्यूज करना या डेलिबरेटली फेल करना डिसीजंस को, तो भी सस्पेंशन में डाल सकते हैं। अगर आपने सस्पेंशन के ऑर्डर नहीं बताए, क्वेश्चन ये आता है, अगर आपने सस्पेंशन के रीजन नहीं बताए, सस्पेंशन रीजंस अगर नहीं बताए हैं, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स एम्प्लॉय को बताए जाने चाहिए कि इस वजह से आप सस्पेंड हुई हो। ये भी रूल है, ठीक है, रूल 10 का 1 पार्ट है ये। एक होता है डीम्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन से सबसे पहले, सस्पेंशन तो आपको पता ही है, एक आ जाता है आपका डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन में क्या होता है, 48 घंटे से ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय डिटेंशन में रहता है, जेल में रहता है, तो उसको मान लो आप कि इस पे ये सस्पेंड हो गया बस, ठीक है, वो डीम्ड टू बी सस्पेंडेड हम उनको मान लेते हैं। चलो, सस्पेंशन में डालता कौन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनी है वो सस्पेंशन में डालती है, ठीक है। सस्पेंशन के टाइम पे जो अलाउंस मिलता है, थोड़ी देर पहले आपको पूछा हमने, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। क्या बोलते हैं उसको, सबसिस्टेंस अलाउंस बोला जाता है। तो सबसिस्टेंस अलाउंस को रिव्यू किया जाता है आफ्टर 3 मंथ्स। ये भी सवाल आता है, रिव्यू आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद रिव्यू किया जाता है, और एन इंक्रीज्ड बाय 50%, और 50% तक आप इसको बढ़ा सकते हो, अप टू है ये, ठीक है, ये मत समझना 50 ही बढ़ेगा, 50% तक बढ़ा सकते हो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। और रिड्यूस भी किया जा सकता है 50% तक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, इंक्रीज्ड एंड reduced up to 50% ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो यही है सस्पेंशन से जुड़े जुड़े सवाल। बाकी लीव का कोई पूछता है तो लीव भी नहीं मिलती है, ये हमने क्वेश्चन काफी कराए हुए हैं पहले आप, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो, कैट के बारे में जरूर पढ़ के जाना बच्चों, कैट के बारे में हमारी क्लास है, अवेलेबल है, कैट के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव रिलीफ के लिए ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बनाया गया है, जिसमें ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के अंदर है। वैसे देखोगे आपको मेजर मेजर सारी सिटीज में इसकी बेंचेस मिल जाती है, ठीक है, जो डिक्शंस है वो भी इनकी डिफाइंड होती है। तो कुल मिला के आप पढ़ सकते हो। सर्विस मैटर्स पे ये बात करते हैं। सर्विस मैटर के अंदर क्या आता है, एवरीथिंग, अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स, कन्फर्मेशन, प्रमोशन, पेंशन, रिक्रूटमेंट, पे, फिक्सेशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, एलटीसी, ज्वाइनिंग, जितने भी सर्विस मैटर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और अगर फीस के बारे में कोई पूछे कि कैट के अंदर केस फाइल करना है तो उसकी फीस कितनी है, तो मात्र 50 रुपए में केस को फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा पर्सन उस केस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है, लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो,
कितने केसों में कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डिफेंस असिस्टेंट बन सकता है एक टाइम पर? तो 7 केसों में बन सकता है। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, आपको ये बात वैसे ही बता रहे हैं। कितने केसों में बन सकता है? टोटल 7 केसेस में बन सकता है। तो अब बारी है मिसलेनियस क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आपको मिसलेनियस मिलेंगे। इसके अंदर सीसीएस सीसीए रूल भी मिलेगा, आपको लीव रूल भी मिलेगा, एफआरएसआर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, एमए के क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर अब देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो, मिसलेनियस क्वेश्चंस में बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स की जब बात करते हैं हम कैट के अंदर, तो कैट का एक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कैट का एक्ट कब आया। ठीक है, तो जो कैट एक्ट है वो 1985 के अंदर आया आपका, और ये CAT ये कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलो, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बेंचेस के बारे में पढ़ोगे तो किस चैप्टर के अंदर आता है? एस्टेब्लिशमेंट एंड बेंचेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस, ये पढ़ते हैं हम चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पढ़ते हैं? चैप्टर 2 के अंदर पढ़ते हैं। और कोई भी ये तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कि रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 60 तक होती है रिटायरमेंट एज। ठीक है, अच्छा, अलाउंसेस बताने हैं जो सस्पेंशन के टाइम पे एडमिसिबल होते हैं। अलाउंसेस एडमिसिबल ड्यूरिंग सस्पेंशन के टाइम पे जो अलाउंसेस हैं वो अवेलेबल कौन से होते हैं, एडमिसिबल कौन से होते हैं? तो देखो, डीए एंड एचआरए दो ही अलाउंस मिलते हैं उस टाइम पे, डीए एंड एचआरए ही मिलता है। और मैक्सिमम परसेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 50% होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पेशल अलाउंस पे। स्पेशल अलाउंस पेड टू women with disability, disabilities फॉर चाइल्ड केयर। एक चाइल्ड केयर के लिए अलाउंस है, पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, हैंडीकैप है। तो वो अमाउंट कितना होता है? वो होता है 3,750 रुपये। कितना होता है? 3,750 रुपये होता है। ठीक है बच्चों, अब सस्पेंशन के ही हम ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे ना, किसी पेपर में सस्पेंशन के क्वेश्चन बड़े मिलते हैं देखने को। डिडक्शंस बताओ आप सबसिस्टेंस अलाउंस में से। सबसिस्टेंस अलाउंस डिडक्शन, कि भाई ये तो मैंडेटरी है, ये तो डिडक्ट होएगा ही होएगा। तो कौन सी चीज है जो मैंडेटरी डिडक्शन होता है इसके अंदर? देखो, अगर इनकम टैक्स कटना है तो वो तो कटेगा। आपने कोई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, कहीं कहीं पे आपको ये GIS वर्ड मिलेगा देखने को, तो कोई बात नहीं, सेम ही होता है ये। और एक आपका जैसे CGHS की जो फैसिलिटीज है, ये CGHS का सब्सक्रिप्शन, ये 3 चीजें हैं जो मैंडेटरी है कि ये डिडक्शन आपका होके रहेगा। ठीक है, चलो, NPA अलाउंस है, डॉक्टर्स को दिया जाता है ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। तो ये कितना होता है NPA अलाउंस? NPA नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस, तो ये होता है 20%। और 20% किसका होता है? बेसिक पे का होता है, 20% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, ये दिया जाता है। आपसे कोई पूछेगा जब डियरनेस अलाउंस दिया जाता है तो किसको कंसीडरेशन में लिया जाता है? बेसिक पे को कंसीडरेशन में लिया जाता है। ठीक है,
और करंट जो डीए का रेट है वो कितना है, 58% ऑफ बेसिक पे है आज की डेट में। ठीक है, 58% ऑफ बेसिक पे। और कब से है ये है आपका 1 जुलाई 2025, यानी कि 1/1/2026 से ये क्या है, ये ड्यू है अभी। ठीक है, और ये याद रख लेना आप पुराने टाइम पे। अब कुछ बच्चे बाद में क्लास देखेंगे, वो बोलेंगे कि जब ये मान लो ये 60% हो जाए, 61 हो जाए या कुछ भी हो जाए कि ये डाटा गलत है, तो ये गलत नहीं है। आप डेट देख लेना, जिस डेट में आप इस वीडियो को देख रहे हो उस डेट में ये अपडेटेड डाटा मिलता है। बेसिक पे की डेफिनेशन का बड़ा सवाल आता है। बेसिक पे कि फंडामेंटल रूल्स में किस रूल में डिफाइंड है। बेसिक पे है जो फंडामेंटल रूल्स के किस रूल में डिफाइंड है, तो ये है फंडामेंटल रूल के 9/21। या तो यहां तक काम चल जाता है आपका, या तो यहां तक काम चल जाता है। अगर यहां तक नहीं चलता है तो इसका भी A1 है। एग्जैक्टली ये है बेसिक पे की जो डेफिनेशन, जिसके अंदर आती है फंडामेंटल रूल नंबर 9/21 की डेफिनेशन है। ए पार्ट है उसका 1 है बेसिक पे। ठीक है चलो, स्पोर्ट्स के मामले में देखोगे आप तो जैसे रेफरी होते हैं, स्पोर्ट्स के आप देखोगे रेफरी होते हैं, रेफरी रेफरीज होते हैं या एम्पायर होते हैं। ठीक है, ये एम्पायर वो वाला स्पेलिंग नहीं होती, अंपायर होता है, अंपायर है। तो इनको कितने इंक्रीमेंट्स का प्रोविजन है, इंक्रीमेंट्स। और ये कैसे इंक्रीमेंट होते हैं, ये होते हैं जो दिए जा सकते हैं उनको। किस किस लेवल पे दिए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो काम करते हैं तो पूरे करियर में 5 इंक्रीमेंट्स हैं जो दिए जा सकते हैं। 5 इंक्रीमेंट्स एंटायर करियर में। ठीक है, एंटायर करियर कितने दिए जा सकते हैं, 5 इंक्रीमेंट हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। तो ये हैं कुछ आपके बेसिक सवाल जो हमने आपको कराए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, चलो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको करवाते चलेंगे। तो क्लास के बारे में आपकी क्या कमेंट है वो कमेंट जरूर कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, एक ट्रैवलिंग अलाउंस में एक सेपरेट रिम्बर्समेंट की बात आती है, सेपरेट रिम्बर्समेंट। तो किस चीज का सेपरेट रिम्बर्समेंट नहीं होता, फूड बिल्स का। फूड बिल्स का सेपरेट रिम्बर्समेंट नहीं होता। होटल बिल का होता है, दोनों का साथ हो सकता है। ठीक है, या आपका जो टीएडीए है वो रिम्बर्समेंट अलग हो सकता है, बट फूड बिल्स का सेपरेट रिम्बर्समेंट नहीं होता। यहां पे लिखेंगे नो, नो सेपरेट रिम्बर्समेंट आपका फूड बिल्स का देखने को नहीं मिलता है। चलो, सीटीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सीटीजी, सीटीजी होता है बच्चों कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। क्या होता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है। ठीक है, और जब कभी हम अलाउंसेस के बारे में पढ़ते हैं, जब कभी भी हम टीए के बारे में पढ़ते हैं, इन टी ए जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, ये टीए का ट्रेवलिंग अलाउंस है। तो पे का मतलब किससे होता है, किसको हम पे बोलते हैं, बताइए आप, पे क्या होता है। पे का मतलब होता है बच्चों बेसिक पे। दूसरे टाइप से कैसे पूछा जा सकता है कि क्या नहीं होता, तो टीए में ना तो एनपीए जुड़ता, ना मिलिट्री सर्विस पे जुड़ता, एमएसपी जुड़ता आपका, ना कोई स्पेशल पे जुड़ता, तो ये कोई और चीज नहीं जोड़ी जाती है। तो ये चीज का आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, इस चीज का क्या करना है आपने
हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूजीसी का जो एक्ट है वो कब आया आपका? 1956 के अंदर आया। कब आया? 1956 के अंदर आया। और इसका जो कमीशन होता है, कमीशन, इसके कमीशन में कौन कौन होता है? कमीशन में आपको पता है एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, ये वाइस चेयरमैन है, वाइस चांसलर नहीं है, याद रखना। और 10 अदर मेंबर्स होते हैं, 10 अदर मेंबर्स। तो मेंबर्स का अगर पूछा जाएगा तो आपने यही जवाब देना है, 10 अदर मेंबर्स हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज की डेफिनेशन जब भी आती है तो पूछा जाएगा कि किस सेक्शन के अंदर यूनिवर्सिटीज मेंशन है, तो आपने टिक करना है सेक्शन 22। ठीक है, सेक्शन 22 में यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है या यूनिवर्सिटी होती क्या है ये मेंशन होता है। ठीक है, फंड के बारे में पूछा जाता है, फंड किसके अंदर आता है? तो फंड आपका आता है 16 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 16 किसकी बात करता है? फंड्स की बात करता है। 17 किसकी बात करता है? बजट की बात करता है। सेक्शन 17, 17 में आप बजट की बात करना। ठीक है, चलो कुछ एआईसीटी के क्वेश्चन भी करा देते हैं ना, थोड़ा सा एआईसीटी के कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एआईसीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक्ट है वो 1987 के अंदर आया। कब आया? 1987 में एक्ट आया इनका। ठीक है, अब एक्ट 1987 में आया, लेकिन ये इनेक्टेड कब से हुआ? इनेक्टेड, तो ये इनेक्टेड हुआ बच्चों 23 दिसंबर 1987 से। कब से हुआ? 23 दिसंबर 1987 से एआईसीटी का एक्ट है जो इनेक्ट हुआ। और इसके अंदर जो फंड की डेफिनेशन है, जब आप काउंसिल का फंड पढ़ोगे तो वो किसके अंदर है? वो भी सेक्शन 16 के अंदर आपने याद रखना है। फंड ऑफ एआईसीटीई सेक्शन 16 के अंदर याद रखना है। ठीक है, एक्स ऑफिसियो मेंबर को छोड़कर इनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर एक्सेप्ट एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स जो होते हैं उनको छोड़कर टेन्योर कितना होता है इस काउंसिल के अंदर? 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, तो कितने साल का टेन्योर होता है? 5 साल का टेन्योर होता है। चलो परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन कितना होता है? परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन अब हो गया है 50,000 रुपए तक। पहले होता था 25,000 रुपए तक। इसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं अलग से वीडियो है, अमेंडमेंट जरूर देख के जाने हैं आप लोगों ने। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता हो। और किस जीएफआर के अंदर आता है आपका ये परचेज विदाउट कोटेशन? जो परचेज ऑफ गुड्स है विदाउट कोटेशन वो किसके अंदर आता है? आई थिंक ये 154 के अंदर आता है जीएफआर के अंदर। ठीक है, और परचेज बाय परचेज कमेटी है ये 155 के अंदर आता है आपका, परचेज बाय परचेज कमेटी। ठीक है, जीएफआर 154 के अंदर आएगा परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। एक सीपीपीपी, सीपीपीपी ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। सीपीपी क्या होता है? ये होता है सेंट्रल प्रिक्योरमेंट पोर्टल होता है ये, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है सेंट्रल पब्लिक प्रिक्योरमेंट पोर्टल।
सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है सीपीपी की फुल फॉर्म। चलो, तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस हैं पेपर में, आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जितना आपको पढ़ाया गया है वो आप अच्छे से रिवाइज करो, गो थ्रू करो। और एक चीज और याद रखनी है, आज सैटरडे है, कल आपका एग्जाम है। अगर आप नेटर चंडीगढ़ एएसओ की बात करो तो कल आपका एग्जाम है, और अगर एनआईटी जालंधर की बात करें तो उन बच्चों का 28 को एग्जाम है। तो आपने करना क्या है, न्यूली कोई चीज है वो मत पढ़ना, खासकर एएसओ वाले बच्चे। जितना आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का सिलेबस है, सर्विस रेगुलेशन का सिलेबस है, या एकेडमिक रूल्स का सिलेबस है, उतना ही आपने सफिशिएंटली रीड आउट करना है। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने के बारे में मत सोचना, केवल रिवीजन पे फोकस करना। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, सीधे के सीधे फैक्चुअल्स क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पुराना पेपर जरूर गो थ्रू करके जाना, पढ़ के जाना एक बार पुराने पेपर में क्या पूछा गया था। ठीक है, वो चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। चलो बच्चों, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैराथन क्लास आपके इस एग्जाम के लिए तो 2 ही हम अरेंज कर पाए हैं, बाकी पुरानी मैराथन क्लास और क्रैश कोर्स की क्लास है, मेंबर्स हैं अगर आप हमारे, तो वो जरूर देख के जाना, आपको हेल्प मिलेगी। मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।